एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में पढ़ेंगे रचनाएं। रचनाएं एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें रचनाएं पूछी ही जाती हैं। 1 से 2 नंबर की हर एग्जाम में रचनाएं पूछी गई हैं। और आज मैंने जो भी रचनाएं पढ़ा रही हूँ आपको, ये सभी एग्जाम में पूछी गई थी। किसी ना किसी एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछी गई है। तो सभी को आज हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बहुत पेपर में पूछी जाती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें जयशंकर प्रसाद दिए ही गए होंगे। तो जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक। प्रेम पथिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। DTPLSB में ये पूछी गई थी कि प्रेम पथिक किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है ये जयशंकर प्रसाद की है। तितली कंकाल ईरावती। तितली कंकाल ईरावती ये उन्होंने बचपन में ही पढ़ी। बचपन में जब हम लोग जीवनी याद करते थे तो पढ़ते थे तितली कंकाल ईरावती किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ध्रुव स्वामिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्रुव स्वामिनी ऐसी रचना है, मैंने जब प्रीवियस से देखा तो 3 से 4 एग्जाम में ये पूछी गई थी। अलग अलग एग्जाम में पूछी गई है कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है। एक में ऐसे करके पूछा गया, तो एक में पूछा गया तो निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसमें एक ऑप्शन था ध्रुव स्वामिनी। तो आपको याद रखना है जो ध्रुव स्वामिनी है वो जयशंकर प्रसाद की बहुत ज़्यादा फेमस रचना है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, आप इससे याद कर सकते हो। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त इकट्ठे बोलोगे तो जल्दी याद होंगे। कौन सी रचना है जयशंकर प्रसाद की, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। पथिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, पथिक भी बहुत पूछी जाती है। झरना आंसू, वही हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखी है। झरना आंसू किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है कि आकाशदीप किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये है जयशंकर प्रसाद की। छाया, आंधी, इंद्रजाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई हैं अलग अलग। वैसे तो आज जितनी भी मेरी 16 रचनाएं अगर जयशंकर प्रसाद की आपने याद कर ली तो आपका जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। जन्मेज का नागयज्ञ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है मैंने काफ़ी बार अपने मॉक टेस्ट में कराया। मैंने प्रीवियस से देखे बहुत एग्जाम में ये पूछा गया कि जन्मेज का नागयज्ञ किसकी रचना है, तो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। कामायनी बहुत पूछा गया कि कामायनी किसका ग्रंथ है, कामायनी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये जयशंकर प्रसाद की है। मैंने क्या बताया, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए तो आपको जल्दी याद होगी। प्रेम पथिक, तितली कंकाल ईरावती। प्रेम पथिक, तितली कंकाल ईरावती। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त पथिक। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त पथिक। झरना आंसू, जिसमें देखा आपने कंकाल, तितली, ईरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना आंसू, ये हम लोग को बचपन से ही याद है। सभी को याद होंगे क्योंकि हम लोगों ने बचपन में ये याद कर रखे थे। हमें याद करने क्या करने, प्रेम पथिक, ध्रुव स्वामिनी, पथिक, आकाशदीप, छाया, आंधी, जन्मेज का नागयज्ञ और कामायनी। बहुत इंपॉर्टेंट ये 16 रचनाएं। अगर आपने जयशंकर प्रसाद की ये 16 रचनाएं याद कर ली तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपका जयशंकर प्रसाद से क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। अगर अपने नोट्स बनाते हो, अपने हाथ से खुद लिखते हो, तो उनमें ये रचनाएं जरूर लिख लेना। आप अगर प्रीवियस से लगाते हो, आपने ये रचनाएं जरूर देखी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास देख ली। अभी तक मैंने रचनाएं की आपको बहुत सारी क्लास पढ़ाई है, बहुत कम से कम 10-15 आपको क्लास पढ़ाई होगी सिर्फ रचनाओं की, जिसमें सबसे बेस्ट ये वाली क्लास है। मैं खुद कह रही हूँ कि ये मेरी क्लास सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें सभी का निचोड़ है, ये समझ लीजिए। अब दोस्तों, जयशंकर प्रसाद से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है वो ईरावती। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि ईरावती किसका उपन्यास है, तो जयशंकर प्रसाद का है। और ये एक अधूरा उपन्यास है। जैसे प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, वैसे ही जयशंकर प्रसाद का भी ईरावती एक अधूरा उपन्यास है। और ये छायावाद के प्रवर्तक है। आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया है, तो आपको याद रखना ये छायावाद के कौन है, प्रवर्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद कौन है, तो ये छायावाद के प्रवर्तक है। और आधुनिक कविता के सुमेरु हैं। कौन है, आधुनिक कविता के सुमेरु। अपने नोट में जरूर लिख लेना। मैंने क्या बताया, ये आधुनिक कविता के सुमेरु हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया है
कि आधुनिक कविता के सुमेरु कौन है, तो आपको याद रखना ये कौन है, जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना जो जयशंकर प्रसाद है इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। मैं रिपीट कर दे रही हूँ, अपने नोट्स में लिख लेना। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती है। ये छायावाद के प्रवर्तक हैं और आधुनिक कविता के सुमेरु हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय, ये 7 रचनाएं ऐसी हैं जो पेपर में पूछी गई हैं कि ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद की है। मैंने क्या बताया, गोदान गबन बचपन में पढ़ रखी है। गोदान गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये बचपन में ही हम लोगों ने पढ़ रखी है। लेकिन अब इनसे क्वेश्चन बनता है कि मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है। क्या, मंगलसूत्र। कौन सा सूत्र, मंगलसूत्र। हाँ जी, वही मंगलसूत्र जो आप लोग पहनते हो, मतलब जो लेडीज है वो, जेंट्स नहीं। मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है, तो आपको याद रखना ये मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि मंगलसूत्र किसका उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद का। इनकी कहानियां जो बड़ी पूछी जाती है वो कौन सी है, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी बहुत बार पूछी गई है कि बड़े घर की बेटी किसकी कहानी है, तो आपको याद रखना जो बड़े घर की बेटी है ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। और एक नमक का दरोगा, बहुत बार होगी, आपने खुद देखा होगा कि नमक का दरोगा किसकी कहानी है, तो किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। इनका जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी मैं बताती हूँ आपको पॉइंट, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाती हूँ कि मैं फालतू का आपको मनोरंजन कराऊँ। मनोरंजन के लिए आपके पास और भी साधन है। अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगी जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और जब सिलेक्शन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दो कि हाँ मैम आपकी क्लास पढ़ के मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने एक भी पैसा आपको नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन होगा सिर्फ आपकी क्लास पढ़ के। तो मैंने क्या बताया, मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की बात करें तो इनमें सबसे पहले इनकी कहानी 2 पेपर में बहुत पूछी जाती है, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा। अगर पूछा जाए बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा किसकी कहानी है, तो मुंशी प्रेमचंद की है। इनकी रचनाओं की बात करें तो गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की ये 7 रचनाएं ऐसी हैं कि पेपर में पूछी ही गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं कि कर्मभूमि किसकी रचना है, कायाकल्प से बहुत क्वेश्चन बना, प्रेमाश्रय से भी बना है। तो आपको याद रखना ये जितनी भी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की हैं। अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी का इनका गांव पूछा जाता है तो लमेटी गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था, लमेटी गांव में। अपनी नोट्स में लिख लेना, मैं आपको बता दे रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लमेटी गांव में हुआ था। इनका एक अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। बहुत पूछा गया कि मंगलसूत्र किसका उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद का है। कहानी की बात करें बड़े घर की बेटी और नमक दरोगा। इतना पढ़ लिया आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अब हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाएं भी बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है इसकी ट्रिक मैंने शॉर्ट में बताई थी, तो आप शॉर्ट को जरूर देखना, उससे आपको ये रचनाएं बहुत जल्दी याद होंगी। जितनी भी मलिक मोहम्मद जायसी से रचनाएं पूछी गई है वो मैंने सभी आपको बताई हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन है, पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। इनकी एक रचना है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, उसका नाम है अखरावत। कौन सी रचना है, अखरावत। ये भी लिख लेना, मैं इसमें टाइप करना भूल गई हूँ। अखरावत, अखरावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। मैंने क्या बताया, पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम और अखरावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अब हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल को हम क्या कहते हैं, मुनि मार्ग का हिमायती। पेपर में पूछा गया कि रामचंद्र मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहते हैं। मैंने क्या बताया, मुनि मार्ग का हिमायती। पेपर में पूछा गया है कि मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना किसे कहते हैं हम, रामचंद्र शुक्ल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट्स में लिख लेना, मुनि मार्ग का हिमायती रामचंद्र शुक्ल। 1-2 बार रिपीट करोगे आपको याद हो जाएगा। इनकी जो रचना है
रसमीमांस, चिंतामणि। पेपर में बहुत पूछी गई हैं ये दो रचनाएं। एक त्रिवेणी और बहुत पूछी जाती है, त्रिवेणी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जो त्रिवेणी भी है ये भी रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं, बहुत पूछी जाती है इनकी रचनाएं। एक जायसी ग्रंथावली, ये लिख लेना, मैं इसमें टाइप करना भूल गई, जब क्लास रिकॉर्ड करती हूँ तब याद आता। ग्रंथावली, तो आपको याद रखना ये 4 रचनाएं बहुत पूछी गई हैं। रामचंद्र प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? चिंतामणि, रसमीमांस, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। और मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में लिखना। मैंने क्या बताया? मलिक मोहम्मद के लिए कौन सी रचना बताई? अखरावत, पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचनाएं बताई? मुनि मार्ग का हिमायती। क्या बताया? मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल को। चिंतामणि, जायसी ग्रंथावली, रसमीमांस, त्रिवेणी। अगर मेरे साथ आप जब मैं पढ़ाती हूँ अगर अपने मुंह से बोलोगे तो आपको ये याद भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको खुद ही याद हो जाएगी। मैं इतने बार रिपीट करती हूँ कि आपको खुद ही याद हो जाए। दोस्तों मैं शॉर्ट डालती हूँ, शॉर्ट वीडियो जरूर देखा कीजिए, उसमें मैं ट्रिक बताती हूँ। मैं क्लास में जो आपको क्लास पढ़ाती हूँ उसके बाद उसकी जो ट्रिक होती है वो मैं शॉर्ट में डाल देती हूँ, तो उसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट होती है। अगर ट्रिक के साथ याद करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, इनकी ऐसी रचनाएं जो पेपर में पूछी ही जाती हैं। रामचरितमानस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, बैराग्य संदीप्ति और जानकी मंगल। ये किन्हीं रचनाएं हैं? गोस्वामी तुलसीदास की। ये 7 रचनाएं ऐसी हैं पेपर में पूछी ही जाती है। एक हनुमान बाहु को बहुत पूछी जाती है। हनुमान कौन सी? हनुमान बाहक। हनुमान बाहक किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये है गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना, बहुत पूछी जाती है। मैंने क्या बताया? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, बैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल और हनुमान बाहु किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की। अब गोस्वामी तुलसीदास से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? किसे क्या? कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना जो कवि शिरोमणि बोला जाता है वो बोला जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। अपने नोट्स में लिख लेना, कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को। हिंदी का जातीय कवि, ये भी पेपर में पूछा गया है कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास को कहते हैं। मानस का हंस, मानस का हंस किसे कहते हैं? तुलसीदास को कहते हैं। लोकनायक किसे कहते हैं? तुलसीदास को। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपने नोट्स में लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास को हम कवि शिरोमणि के नाम से जानते हैं, हिंदी का जातीय कवि भी कहते हैं, मानस का हंस और लोकनायक किसे कहते हैं? तुलसीदास को। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, बैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल और हनुमान बाहु किसकी रचना है? तुलसीदास के। विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना में इनकी एक ही इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र। बहुत बार पूछी गई है कि पंचतंत्र किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये है विष्णु शर्मा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही रचना थी, एक ही रचना बार बार पेपर में रिपीट हो रही थी। मैं आपको ज़्यादा सी रचनाएं नहीं दूंगी क्योंकि रचनाएं इन लोगों ने बहुत कर रखी हैं। मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जो पेपर में पूछा जाता है, वरना रचना की मैंने बहुत क्लास पढ़ रखी है, आप वही पढ़ लेना, आपका भला हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की प्रमुख रचनाएं। दोस्तों इनका आपको पूरा नाम याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हरियोध करके भी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से हरियोध की रचना है, तो अगर आपको पूरा नाम याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अब इनकी जो रचनाएं पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पैदम पशून, पैदई वनवास। ये जो PDF है मैं आपको चैनल अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो आप नोट्स अगर बना रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं बनाते हो तो इसे प्रिंट निकलवा लेना और रिवीजन मारना, आप फालतू में मत लिखना। इनकी कौन सी रचना है? अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पैदम पशून और पैदई वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। इनकी ये रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। अच्छा दोस्तों इससे याद आपको रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट भी कहते हैं। पेपर में पूछा गया है कि कवि सम्राट हम किसे कहते हैं? कवि सम्राट हम किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना किसे कहते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को।
इनकी रचनाएं कौन सी हैं? अध खिला फूल, रस कलश, प्रिय प्रवास, पदम प्रसून और वैदेही वनवास। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की कौन कौन सी रचना है। तो अध खिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पदम प्रसून और वैदेही वनवास। अब रामधारी सिंह दिनकर पे आएंगे। इनके भाई बहुत रचनाएं पूछी जाती है रामधारी सिंह दिनकर को। तो दोस्तों इनकी कौन सी? उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। ये 4 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इनकी बहुत है, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर काफी इनकी पूछी जाती है। अर्धनारीश्वर ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये है रामधारी सिंह दिनकर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अच्छा दोस्तों, इन्हें उर्वशी को मतलब रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। अपने नोट्स में लिख लेना, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी रचना इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। इन्हें प्रसिद्ध आलोचक कहते हैं। पेपर में पूछा गया था कि प्रसिद्ध आलोचक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को। लिख लेना प्रसिद्ध, इधर जगह नहीं है, आप फिर अपने अच्छे से लिख लिया कीजिए। जो मैं बताती हूँ, राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं साफ साफ नहीं लिख पाती हूँ। तो अपने नोट्स में लिख लिया कीजिए जो मैं बताती हूँ। मैंने क्या बताया? देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट कहते हैं और रामधारी सिंह दिनकर को प्रसिद्ध आलोचक कहते हैं। इन्हें 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी रचनाएं जो प्रमुख है, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनकी ये रचना याद कर लिए, आपका ये समझ लिए, फिर आपको फालतू की रचना याद नहीं करनी, यही इनकी पूछी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचना। देवकी नंदन खत्री की एक ही रचना है जो पेपर में पूछी गई है, चंद्रकांता। वृंदावन लाल वर्मा की बात करें तो इनकी भी एक ही रचना पूछी गई है, मेघनैनी। और चंद्रवरदाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रवरदाई की बहुत बार रचनाएं पूछी गई हैं कि पृथ्वीराज दासो किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये चंद्रवरदाई की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, काफ़ी बार मैंने अपने नोट्स में भी बताई है आपको कि किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की। मैंने क्या बताया? देवकी नंदन खत्री की कौन सी रचना? चंद्रकांता। वृंदावन लाल वर्मा की मेघनैनी और चंद्रवरदाई की कौन सी रचना है? पृथ्वीराज दासो। अब हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना है। इनकी एक ही रचना है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, मैला आंचल। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मैला आंचल रचना है वो फणीश्वर नाथ रेणु की है। रेणु से याद रखो, रेणु मैलाचल, रेणु मैला आंचल। कबीर की प्रमुख रचना है बीजक। बीजक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अब आप कहोगे साखी शबद दमयनी भी तो है, तो दोस्तों जो साखी शबद दमयनी है वो बीजक की अंतर्गत ही आती है। क्या? साखी शबद और कौन सी रचना है? रमैनी। ये जो है ये बीजक के ही भाग है। साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? कबीरदास की, संत कबीरदास की, बीजक के अंतर्गत आती है। अब कबीरदास से क्वेश्चन बनता है कि सदुक्कड़ी भाषा किसकी है? कौन सी भाषा? सदुक्कड़ी। पेपर में पूछा गया कि सदुक्कड़ी भाषा किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो सदुक्कड़ी भाषा है वो कबीरदास की। अब कबीरदास से क्वेश्चन बनता है पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी कौन सी खिचड़ी? पंचमेल, काफी लोगों के मुंह में पानी आ होगा कि खिचड़ी नाम से। पंचमेल खिचड़ी, तो ये किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। कबीरदास को की भाषा है, जो माफी चाहेंगे रचना नहीं है। पंचमेल खिचड़ी कबीरदास की जो भाषा सदुक्कड़ी है, इन्होंने श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। और सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपने नोट्स में लिख लेना। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। ये दोनों पेपर में पूछे गए हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा? सदुक्कड़ी। और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को क्या कहा है? तो आपको याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा है। अपने नोट्स में लिख लेना, अगर जगह नहीं है वरना मैं लिख देती। तो क्या बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी की भाषा को भाषा का डिटेक्टर कहा है। भाषा का डिटेक्टर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसे कहा है? कबीरदास को। एक बार रिपीट कीजिए,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा है। वृंदावन लाल की वर्मा की एक ही रचना मेघनैनी जो पेपर में पूछी जाती है, जी भी एक ही रचना है, तुरंत याद हो जाएगी आपको। अब हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इनकी दो रचनाएं जो प्रमुख है, यामा और रश्मि, ये पेपर में पूछी गई है। ये किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था और किसके लिए मिला था? तो दोस्तों आपको याद रखना, यामा के लिए 1982 में ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार अपने नोट में लिख लेना। यामा के लिए 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 1988 में ना पद्म विभूषण मिला, वो भी मरणोपरांत। कौन सा मिला है? मरणोपरांत ये मिला है ना पद्म विभूषण। आपको याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि 1988 में इन्हें मरणोपरांत कब मिला था? तो आपको याद रखना 1988 में मिला था। कौन सा मिला था? पद्म विभूषण। मैंने क्या बताया? यामा के लिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1988 में पद्म विभूषण मिला, वो भी मरणोपरांत। और इन्हें का एक पूछा जाता है इनके बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रखना, जो महादेवी वर्मा है इनके बचपन का नाम सरस्वती था। क्या था? सरस्वती। अब ये थी कहाँ की? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद में। तो समझ लो ये यूपी के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है महादेवी वर्मा। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये यूपी की थी, तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे जरूरी। ये समझ लो बनेगा। महादेवी वर्मा को बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इनके। केशव दास की दो रचनाएं, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। प्रिया से याद रखना, प्रिया किसकी है? केशव दास की है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया। रसिक प्रिया, कवि प्रिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, कुकुरमुत्ता अनामिका परमल। कुकुरमुत्ता अनामिका परमल जी आपको याद करनी पड़ेगी। मैं जितनी रचनाएं बता रही हूँ, अगर आपने इतनी रचना याद कर लिया, आपको कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा अमृत समान है, ये समझ लीजिए। इससे रचना से क्वेश्चन सही नहीं होगा, गलत नहीं होगा। रचना से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। माफी जाएंगे, गलती से निकल गया। रचना से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अब हम पढ़ेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं। इनकी भी रचनाएं बहुत पूछी जाती है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है उर्मिला। उर्मिला किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। पेपर में बहुत बार पूछी गई उर्मिला किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। यशपाल जी की दो रचनाएं जो पेपर में पूछी जाती हैं, दादा कामरेड और झूठा सच, ये किसकी रचना है? यशपाल जी की। सुमित्रा कुमारी चौहान मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसकी झांसी की रानी, मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा। सुमित्रा कुमारी चौहान की जो रचनाओं की ट्रिक है वो भी मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है, तो जरूर देखना। क्लास के बाद वो शॉर्ट जरूर देखना। मुश्किल से 20-30 सेकंड के शॉर्ट है और आपको सारी ट्रिक अपने नोट्स में लिख लेना। एक दो बार रिपीट करोगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपकी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सुमित्रा कुमारी चौहान या जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है वो ट्रिक याद जरूर करना। सुमित्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। अब हम पढ़ेंगे सूरदास की प्रमुख रचनाएं, जिसमें इनकी इंपॉर्टेंट है सूरसागर, सूरपच्चीसी, सूरसावली, साहित्य लहरी। अच्छा, सूरदास की रचनाओं की एक ट्रिक ये भी याद रख सकते हैं, इनकी रचना में सा जरूर होगा, स्टार्टिंग में सा है। देखो, सूरसागर, सूरपच्चीसी, सूरसावली, साहित्य लहरी। तो आपको याद रखना है ये सभी रचनाएं सूरदास की। यहाँ भी इनसे क्वेश्चन बनता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं? कौन सा जहाज? अष्टछाप का। जरूर लिखना अपने नोट्स में, अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं? सूरदास को। जो क्वेश्चन बना है, एक बनता है वात्सल रस का सम्राट। कौन सा रस का सम्राट? वात्सल रस का सम्राट। ये कौन है? सूरदास सिंह है। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल रस का कवि कहा जाता है। पेपर में पूछा गया कि किसे श्रृंगार और वात्सल रस का कवि कहते हैं, तो आपको याद रखना वो सूरदास को कहते हैं। इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं या वात्सल रस का सम्राट कहते हैं। ये तीनों पॉइंट पेपर में पूछे गए, जरूर अपने नोट्स में लिखना। नोट्स अपने जरूर बनाया कीजिए। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास ना, एक कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और जो मैं आपको अलग से बताती हूँ
वो ज़रूर लिखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछे गए होते हैं, वही मैं बताती हूँ आपको। मैं फालतू की चीज़ें आपको खुद नहीं बताती हूँ। आप लोग स्टार्टिंग से जो जो जुड़े होंगे उन्हें खुद पता होगा, मैं फालतू की बात करती ही नहीं हूँ क्लास में। बस आपसे यही ज़रूर कहती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, बस यही फालतू की आपको बदली लगेगी, लेकिन ये मेरे लिए काम किया कि आप लोग प्लीज़ आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और प्यारा सा कमेंट किया कीजिए कि कैसी लगती है आपको क्लास, जैसे एक मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं जिससे आपका भी भला हो मेरा भी हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा भला नहीं हो, मेरा भी भला हो, मैं आपका भला कर रही हूँ, आप मेरा भला कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आएंगे हम हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं, जिसमें मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश, ये 3 रचनाएं। वैसे इनकी बहुत रचनाएं हैं, लेकिन ये 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं और मधु कलश किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। अब हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं। इनकी कौन सी रचनाएं हैं? जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। ये इनकी 12 रचनाएं पेपर में पूछी गई हैं। अब आप कहोगे मैं आपने 12 रचनाएं बता दी, अब मैं क्या करूं? मैंने वही आपको जबकि रचनाएं बताई हैं जो पेपर में पूछी गई हैं, लेकिन ये 12 रचनाएं इनकी पूछी गई थी कि निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की है, हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर घुमा के पूछता है। आज के टाइम आप खुद देखते होगे, प्रीवियस ईयर देखते होगे, आपको खुद समझ में आता होगा कि क्वेश्चन को कितना घुमा रहा है एग्जामिनर। पहले सीधे सीधे देते थे, अब नहीं देते, अब वो घुमाते हैं। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आप सही से पढ़िए। जितनी बता रही हूँ थोड़ी सी रचनाएं 1-2 बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगी। मैंने कौन सी बताई? जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। ये 12 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेंगी। 1-2 बार करोगे, कहानी से पढ़ो, याद हो जाएंगे अगर आप कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ोगे। अब हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। अशोक का फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनामदास का पोथा, वाणभट्ट की आत्मा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना। इनकी भी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। ये 13 रचनाएं बहुत बार पूछी गई अलग अलग एग्जाम में। मैं जो आपको क्लास पढ़ा रही हूँ ये सभी एग्जाम को लेकर पढ़ा रही हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इतनी रचनाएं याद कर लेते हो तो गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। जिसमें अगर इम्पोर्टेंट मैंने जो देखा है कि काफ़ी बार यही रचनाएं पूछी गई हैं। अशोक का फूल, सूरदास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। सूरदास किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, और कौन सी थी? कालिदास का लालित्य योजना। ये रचनाएं बहुत पूछी गई, मैंने देखा कि ये रचनाएं बहुत पूछी गई। एक कबीर भी पूछी गई है। ये रचनाएं आपने याद कर ली तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अशोक के फूल, कबीर, सूरदास, अनामदास का पोता, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना, वाणभट्ट की आत्मकथा। ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 याद करनी है, लेकिन ये याद कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी बार। इनका एक पूछा जाता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कमेंट में कीजिए, आप लोग बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं। भारत पार्थी, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा। 5 रचनाएं हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। बोलिए, भारत पार्थी, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा। ये 5 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछी गई हैं और इजी भी हैं। एक बार 2 बार रिवीजन कीजिए, याद हो जाएंगे। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, कनुप्रिया भी पूछी गई, ठंडा युग भी, 7 वर्ष, गीत वर्ष, अंधा युग। इनमें तो ये
पूछी ही नहीं है चारों रचना। ये समझिए 3 से 4 एग्जाम में ये मैंने देखा ये रिपीजन हो रहे, बार बार रिपीट हो रहे थे। इम्पोर्टेंट रचनाएं अगर पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगी। अब सभी लोग कमेंट में बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और अगली क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मुझे कमेंट करना। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाइए दोस्तों। अब जो मैं शॉर्ट डालती हूँ वो ज़रूर देखा कीजिए, जो पोल देती हूँ वो ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। वही क्वेश्चन आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का माहौल है, अलग अलग स्टेट में वैकेंसी आ रही हैं, उनकी तैयारी कीजिए, अच्छे से अपना कॉन्सेंट्रेट लगाइए पढ़ाई में। और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए टीसी मित बानी पे, जिस पे आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएंगी। और मेरा इंस्टाग्राम का बानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। काफ़ी लोग कह रहे थे मैम मुझे आपसे बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके उधर रिप्लाई कर दूँगी। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।